पहली बात ये आती है यहाँ पे, ये सिर्फ यहाँ नहीं है, इसके साथ आपको क्या देखना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 118 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम और 113 बी किसका, इंडियन एविडेंस एक्ट। समझा? ये क्या बात कर रहा है, ये भी सेम दहेज हत्या की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, डाउरी डेथ की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे प्रिजम्पशन की बात कर रहे हैं, या फिर उपधारणा। मान लिया किसी महिला की मृत्यु हुई है, दहेज हत्या क्या हुआ है, विद इन 7 ईयर, ये सारी कंडीशन है, तो कोर्ट अपने आप ये मान के चला कि दहेज हत्या हुई है। समझ में नहीं आया? देखो 3 तरह की प्रोजेक्शन दिए हैं आपके बीएस से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। पहले सेक्शन नंबर 4 था, किसका एविडेंस, सुनो इधर, उसमें कुछ नहीं मिलेगा, उसमें हो गया बस जितना था। वहां पे 3 तरह की प्रोजेक्शन है। सपोज मैं जज हूं, मेरे पास 2 प्रोजेक्शन करने का अधिकार है। क्या क्या प्रोजेक्शन होंगे, देखो समझते हैं, इधर समझ ले। पहला तो आ गया प्रोजेक्शन ऑफ फैक्ट, फिर आ गया प्रोजेक्शन ऑफ लॉ, उपधारणा। प्रोजेक्शन ऑफ फैक्ट में क्या है, मेरे दिमाग नहीं है, मैं अपना दिमाग नहीं लगाता अभी। मैं क्या करूंगा, भाई आप 2 पार्टी हो, आप कह रहे हो ये चोर है, आप कह रहे हो नहीं हो, दोनों एविडेंस ले आओ। जो फैक्ट मेरे सामने आएंगे उसको देख करके मैं प्रिजम्पशन करूंगा। मैं मानूंगा हाँ भाई केस बन रहा है या नहीं बन रहा है, आप चोर हो या नहीं हो, दोनों पार्टी को राइट है एविडेंस देने का। इसे क्या बोलते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का मतलब क्या है, यहाँ पे दिमाग लगाया उसने अपना, जो फैक्ट आए थे उनके आधार पर एज्यूम किया है, और यहाँ पर उसने कुछ नहीं, जो एक्ट में लिखा हुआ है वो उपधारणा करेगा, दिमाग में वो सोचे चलेगा कोर्ट की जो एक्ट में लिखा हुआ है। यहाँ 2 प्रिजम्पशन होती है। देखो ये तो हो गया मे प्रज्यूम, कोर्ट मे प्रज्यूम उपधारणा कर सकेगा, और यहां पर शैल प्रज्यूम उपधारणा करेगा, मैंडेटरी है, जो लॉ में लिखा हो करेगा, मान के चलेगा। और यहां पर कंक्लूसिव प्रूफ, इसका मतलब क्या है, निश्चायक सबूत। यहां पे दोनों पार्टी को एविडेंस दिया, कोर्ट ने अपनी कोई प्रिजम्पशन नहीं की, लॉ ने कुछ नहीं कहा था जिसके विषय में, तो कोर्ट ने क्या बोला, दोनों पार्टी एविडेंस लाओ, जैसा कि होगा ऐसा सही कर लेंगे, जैसा भी होगा। और यहाँ पर विधि में लिखा हुआ है, लॉ की प्रिजम्पशन है ना, लॉ की प्रिज्यूम का मतलब क्या है, जो लॉ में लिखा हुआ है ऑलरेडी, लॉ में लिखा होता है कि हम ये मान के चलें कि आप चोर हो। फॉर एग्जाम्पल आपने इन पे एलिगेशन लगाए चोर के, मैंने कहा देखो जी आपको अंजलि जी मैंने मान लिया आप चोर हो, आपने बोला एविडेंस दूं सर मैं इनके खिलाफ, ये चोर नहीं है, चोर हैं। मैंने कहा जरूरत नहीं, मैंने मान लिया चोर हो। अगर आप चोर नहीं हो तो खंडन करो इस बात का, आप एविडेंस ला सकते हो मेरी उपधारणा को खंडित करने के लिए, रिबट करने के लिए। मतलब ये कैसी है, रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। समझ आया, विधि की उपधारणा है लेकिन जिसका खंडन करने का आपको राइट है। समझ आया, विधि में लिखा हो कि हम ये माने कि आप चोर हो, अगर आप चोर नहीं हो तो साबित कर दो, ठीक है ना। और यहाँ पे दोनों पार्टी एविडेंस लाओ, यहाँ पर एक पार्टी को तो मना कर दे, कोई जरूरत नहीं, हमने मान लिया ऑलरेडी चोर है, अगर आप चोर नहीं हो तो साबित करो। क्लियर है, कौन आपत्ति विपत्ति। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, सिर्फ इतना दिया है आपके बैरक में, ये दिया है, ये भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 3 प्रोजेक्शन होती है, ये दिया हुआ है। अब एग्जाम में क्या पूछता है, लॉ की रिबेटेबल प्रोजेक्शन कौन सी है, खंडनीय उपधारणा विधि कौन सी, ये है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये कंक्लूसिव रूप, देयर इज नो राइट टू रिबट, इररिबेटेबल प्रोजेक्शन ऑफ लॉ, ये तो फैक्ट की है। यहाँ तो कोर्ट कुछ मान के चल ही नहीं रहा है पहले से, कोर्ट ने माना ही नहीं आप चोर हो, नहीं हो भाई साहब, आप कह रहे हो चोर है, ले आओ एविडेंस, आप कह रहे हो चोर नहीं है, आप भी ले आओ एविडेंस, जो होगा डिसाइड कर लेंगे आपस में बैठ के। और यहाँ पे कोर्ट ने मान लिया भाई साहब आप चोर हो, अगर नहीं हो तो साबित कर लो, हम बदल लेंगे। और यहाँ पे कोर्ट ने कहा भाई साहब मैंने जो मान लिया वही है, आपसे आप कह रहे हैं मैं चोर नहीं, मैं साबित करूं, नहीं जरूरत ही नहीं है, आप चोर हो तो हो। जहाँ पे कोर्ट अट गया, भाई जो कह दिया वो है, कोई जजमेंट है पुराना, क्या कोर्ट कहेगा भाई साहब चेक करो ये सही है गलत है, भाई जजमेंट है तो है, मुझे कुछ नहीं सोचना इसके बारे में, ना मुझे एविडेंस, कह रहे साहब एविडेंस दूं, नहीं चाहिए। क्लियर हुआ, रिबटेबल प्रिजम्पशन कौन सी है, हाँ जी,
ये 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 कुछ नहीं है, ये कंक्लूज, ये साबित हो चुका है, साबित, निश्चयक सबूत, ये कंक्लूसिव प्रूफ है। सपोज सेक्शन नंबर 118 था ना, 119 बीएस से भारतीय साक्ष्य देने मतलब पुराने वाले का 112 सेक्शन, 112 है, 116 भाई, 116 बीएस से पुराने वाले का 112 इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है, क्या कहता है, कुछ पता है? प्रेजम्पशन ऑफ पैटर्निटी, कि इस बच्चे का बाप कौन है, हु इज द फादर ऑफ द चाइल्ड, जो मैरिज में था, जो मैरिज, भले ही शादी की अगले दिन बच्चा पैदा हुआ है, फादर कौन होगा, जिससे वो शादी हुई है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ने कंक्लूसिव प्रूफ माना है इसको, और यहाँ पे बेनिफिट ऑफ चाइल्ड देखा गया है। तो यहाँ पे वो कह रहा नहीं मेरा बच्चा नहीं है, वो क्या साबित करूँ ना, सुनना नहीं है, अब तेरा है, कंक्लूसिव प्रूफ। और इसके लिए कौन सी प्रिजम्पशन आ गई, 118, यही डोरी डेथ। यहाँ पे कोर्ट कैसी प्रिजम्पशन कर रहा है, शैल परज्यूम। अगर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में डेथ होती है तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि आपने दहेज हत्या की है। समझ आया? रुक जाओ, अभी और बचा है इसमें बहुत चीजें। क्लियर हो गया? कोई आपत्ति उपत्ति? फिर आती है क्रूएलिटी की बात। अब क्रूएलिटी है क्या? क्रूएलिटी समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा एक केस पे। केस कौन सा है? दास्ताने वर्सेस दास्ताने। इस केस में सिर्फ इतना सा हेल्प होता है कि क्रूएलिटी में भी फिजिकल और मेंटल। क्रूएलिटी फिजिकल भी होती है, आपने पिटाई करी किसी महिला की, ठीक है, कल, और मेंटली। फिजिकल मेंटल का मतलब क्या है? आप किसी महिला को पीट रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, क्रूएलिटी कर रहे हो, क्रूरता कर रहे हो। दूसरा क्या है? आप मार पीट नहीं रहे हो, लेकिन पूरा दिन ताने मारते रहते हो उसको, क्या दिया तेरे बाप ने, क्या करते हो यहाँ पे, खाती रहती है, करती, पूरा दिन उसके दिमाग में क्रूएलिटी हो रही है, मेंटली। फैक्ट भी हमने दो तरह के पढ़े थे एविडेंस एक्ट में, साइकोलॉजिकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट। साइकोलॉजिकल मेंटल एक ही तो होंगे, साइकोलॉजिकल और दूसरा क्या होता है, फिजिकल फैक्ट। तो फिजिकल साइकोलॉजिकल, क्रूएलिटी साइकोलॉजिकल, किसने बोला? दास्ताने वर्सेस दास्ताने, यही सेम बात किसने कही थी? भागवत वर्सेस भागवत केस में। अब क्रूएलिटी अगर पूरी तरह से समझना है तो यही सब बातें ऑलमोस्ट कही है सेक्शन नंबर 85 में। BNS आपके इसी सेक्शन के 85 को अगर आप खोलोगे, वहां पे क्रूएलिटी डिफाइन है, खोलो 85। क्या दिया गया है? 86 पे आओ। यहाँ पे तो हस्बैंड के रिश्तेदारों क्रूएलिटी के 498A था जो पहले। 86 क्या है? क्रूएलिटी डिफाइन कर रहा है, एग्जाम में पूछेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट हो गया है, पॉइंट पहले नहीं था। क्रूएलिटी कहाँ 86 में? समझ आ रहा है यहाँ तक चीजें? क्लियर है? 80 समझ में आ गया? पनिशमेंट कितने? मिनिमम 7 years to लाइफ इम्प्रिजनमेंट। वो तो इसकी पनिशमेंट पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देना एक चीज है, ये पहले दहेज हत्या पहले कहाँ था एविडेंस एक्ट में? इधर आरती जी, ये पहले कहाँ था? 304B में था, IPC, याद रहेगा। और दूसरी बात, ये 313 113B जो अब 118 एविडेंस एक्ट में था, ये दोनों सेक्शन ना याद रखना, दोनों के दोनों सेक्शन कब जोड़े गए थे? 1986 में जोड़े गए थे, पहले IPC में नहीं थे। समझ में आ गया? क्लियर है? अब इसको मैं एक टॉपिक और खत्म कर दूं यहीं पे, अगर आपको समझ में आ जाए तो। ये जो क्रूएलिटी की बात करें, 85 सेक्शन, ये तो 85 ऑफ BNS, समझ रहे हो ना, या घोच पोच हो गया जो बचपन में होता है? 86 कह रहा है क्रूएलिटी बाय हस्बैंड, क्रूएलिटी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव, पनिशमेंट 2 साल 3 साल, कितना है?
एक बार ये देख लेना, अंदर से कुछ नहीं आता, इतना ही आता है, मोर देन सफिशिएंट है पढ़ने के लिए। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कितना पनिशमेंट? 3 ईयर। ओके, फोटो ले लीजिए। जितना बोर्ड पे लिखा ना, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़े। एट्टी वन क्या कह रहा है? देखो अब ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज जा रहे हैं सारे, ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज, शादी के विरुद्ध अपराध। 81 क्या कह रहा है बताओ भाई? देखो क्या हुआ है, शादी नहीं हुई थी, एक पुरुष एक महिला के पास गया, झूठा विश्वास दिला कि उससे शादीशुदा है, ठीक है, झूठा विश्वास दिला कि वो शादीशुदा है और कोहबिशन किया उसके साथ, इंटरकोर्स वगैरह, तो वो पनिशेबल यहाँ आ गया। एग्जाम में नहीं आ गया, हेडिंग देख लेना बस। 82 पे आते हैं। 82 के 2 खंड है। 82 पढ़ा था, याद आ रहा है कभी? 490, 494, 495। देखो 82 कह रहा है, 81 तो 82 कह रहा है बाइगेमी। बाइगेमी नाम सुना था? द्विविवाह। एक पति या पत्नी के होते दूसरा शादी करना, ठीक है। पहले कहा था 494 था, 495 था, एक में 7 साल तक की सजा है, एक में 10 साल तक सजा है। अब यहाँ पे 2 खंड कैसे हैं ध्यान देना। ये एक बंदा था, ये इसकी वाइफ थी, ठीक है जी। इसमें से सपोज इसे एक लड़की पसंद आई, ये पसंद आई, ये ऑलरेडी हस्बैंड और वाइफ है। इसने इस लड़की, ध्यान से समझना क्योंकि इस सेक्शन में यही बात समझने की है। इसने क्या किया, इसको बताया नहीं पहले शादीशुदा है, इसको नहीं बताया पहले शादीशुदा है और शादी कर ली। 2 कंडीशन हो सकती ना, देखो 2 है, एक तो ए है एक बी है, दोनों शादी की हुई इसने, पहली बात। अब पहले शादी ए से की थी फिर बी से करी। अगर इसने ए को नहीं बताया कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूं, ए को नहीं बताया, पहली वाइफ को नहीं बताया कि दूसरी शादी कर रहा है, तो वो पनिशेबल होगा सेक्शन 1 में। पहली पत्नी से छुपाकर, ठीक है। दूसरी बार क्या हुआ, इधर बाद में पढ़ना। इस बार क्या हुआ, सेकंड टाइम, समझ आएगा ना। पहली कंडीशन, पहली पत्नी जो ऑलरेडी पत्नी उसके घर में थी, उसे नहीं बताया, बाहर एक और शादी कर ली। दूसरी बार इसे तो पता था, नहीं पता था, हमें नहीं पता, इसे ही नहीं बताया कि मैं पहले से मैरिड हूं। इस पहले किसे नहीं बताया, पहली पत्नी छुपाया, दूसरी बार दूसरी पत्नी से छुपाया, और दूसरी शादी कर ली। तो है तो दोनों कंडीशन गलत है। ये क्या है, 82 का सब क्लोज 1 है, ये 82 का सब क्लोज 2 है। समझ आ गया? ये सिचुएशन है दोनों। अब होता क्या है भाई, पनिशमेंट मिलेगी। इसमें कौन केस करेगा, पहली पत्नी कर सकती है, दूसरे वाली पहली कंडीशन में पहली पत्नी केस करेगी। कंडीशन पहली है तो पत्नी भी पहली है जो केस करेगी, जिसके साथ धोखा हुआ है, ठीक है। वो घर में थी बेचारी, उसे पता ही नहीं, बाहर शादी किए बैठा है।
या फिर दूसरी किसी लड़की से बात की, शादी कर ली, उसे बताया नहीं शादीशुदा हूँ मैं, तो फिर यहाँ पे किसके साथ धोखा हुआ है? दूसरी वाली के साथ। तो यहाँ और ध्यान देना, यहाँ से जो क्वेश्चन मेन क्वेश्चन बनते हैं, मिटा नहीं रहा हूँ, यही मिटाना है, ये बचाऊँ इसे, चलो बचा देते हैं। ध्यान देना, इसकी तो जरूरत नहीं है हमें, 82 ही पढ़ रहे हैं सिर्फ। इसमें क्या है, मैं खुद बोलिए क्या बताने वाला था अभी आपको। नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट का जो है, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन नंबर 5 के कारण है। 5 की सब क्लोज 1 जो है वो ये बात कर रहे हैं कि एक पुरुष या एक महिला का एक पति या एक पत्नी होगा सिर्फ हिंदू में, उसके कारण ये सेक्शन यहाँ पे है, जिसकी पनिशमेंट है कहाँ पे, यहाँ पर पनिशमेंट है। समझ आ रहा है? अब ध्यान देना, तो क्या बाइगैमी हिंदू मैरिज में है ना, लेकिन आईपीसी सब पे लगता है। क्या एक बंदा ये था, अगर ये काम करने से पहले मुस्लिम बन जाए, बताओ भाई, तब क्या होगा? क्या ये मुस्लिम बनने के बाद दूसरी शादी करेगा तो क्या इसको पनिशमेंट मिलेगी यहाँ पर या नहीं? पहले हिंदू था, इसने मुस्लिम बन के की दूसरी शादी। तो क्या पनिशेबल होगा या नहीं होगा, ये बताइए आपको। नहीं होगा, आप कह रहे नहीं होगा, आपके होगा। या फिर इसकी शादी नहीं हो रखी थी पहले, इसने मुस्लिम बन गया पहले, फिर 2 शादियां कर ली, क्यों? नहीं होगा। धर्मेंद्र की 2 बीवियां हैं, पहले एक वाइफ थी, फिर उसने मुस्लिम बना, फिर दूसरी शादी की, सजा तो कुछ नहीं मिली, घर है, घूम रहा है आराम से, रहमान घर पे घूम रहा है। हाँ, अरमान मलिक, पायल और कृतिका, तो क्यों नहीं सजा मिल रही उनको? हाँ जी, हाँ, तो इसलिए सजा नहीं मिल रही ना, पक्का? पहली बात ध्यान देना, यहाँ पर नंबर 1 आता है आपका सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछता है एग्जाम में, ये बाइगैमी से रिलेटेड है। इसका कहना मतलब, इसका और एक केस और था, दोनों लिख देते हैं। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1994 का है, ये 2001 का है शायद। इन दोनों केस में ऑलमोस्ट एक ही बात हेल्ड हुई थी, अगर निचोड़ा जाए। इसने बोला, पहले में तो बोल रहा था किसी के पर्सनल लॉ का बेनिफिट नहीं ले सकते। पर्सनल लॉ क्या है? हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ठीक है, उनका बेनिफिट नहीं ले सकते। दूसरे ने क्या बात बोली थी? निचोड़ तो एक ही है कि आप सिर्फ शादी के लिए, अपने बेनिफिट के लिए धर्म परिवर्तन करना वॉइड है। कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ओनली marriage is void. Nobody can take the advantage of others समझ में आया? दूसरे की पर्सनल लॉ का, आप दूसरे की विधि का आप फायदा नहीं ले सकते। गलत किस चीज के लिए? शादी के लिए। आप मुस्लिम क्यों बन रहे हो? शादी के लिए। और मुस्लिम लोग क्या कहते हैं? मुस्लिम बनने के सिर्फ 2 ही कारण हैं, 2 ही कोज हैं। क्या क्या? वो जन्म से मुस्लिम हो या कन्वर्जन हुआ हो। कन्वर्जन में क्या था कि यू हैव द फेथ इन द अल्लाह, आपको अल्लाह में फेथ है पूरा, तब फेथ का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पर सिर्फ शादी के लिए कर रहे हैं ना। अब बात आती है अरमान मलिक की, और दूसरी बात आती है किसकी? कौन थी वो? हेमा मालिनी, धर्मेंद्र। तो वहां पे पनिशमेंट क्यों नहीं मिली? अब मैं यहां बैठा हूं,
अगर आप बीएनएसएस में जाओगे, वहां पर राइट दिया हुआ है कौन किसके मामले में केस कर सकता है, किस मामले में कौन केस कर सकता है। 199 से स्टार्ट हो जाता है सारे सेक्शन, 199, 200, 200, 1, 2, 3, पहला था 166, 7, 177 से। वहां पे क्या है कि कौन केस कर सकता है, मैरिज वाले मामले में सिर्फ सपोज केस कर सकता है। अगर इसकी वाइफ केस करती है, कौन, अरमान मलिक वाले में कौन है, पहली वाली वाइफ पायल केस करेगी तो चलेगा। धर्मेंद्र वाले मामले में क्या है, पहली वाइफ केस करेगी तो मामला होगा। कोर्ट अपने आप थोड़े देखा भाई तुमने दूसरी शादी कर ली, कहा भाई साहब दोनों सहेलियां हैं, ये खुद कह रही थी मेरा मन नहीं लग रहा सहेली से मिलना है, सहेली ने मैं लिया है परमानेंट, तो कोर्ट क्या करेगा इसमें। मेन बात क्या है, जब कोई पीड़ित ही नहीं है तो फिर थोड़ी होगा। तो यहाँ पे पनिशमेंट क्यों नहीं मिल रही, रीजन सीधा सही है, किसी ने केस ही नहीं किया, और कोर्ट अपने आप आगे सजा नहीं देगा किसी को। कोर्ट कब सजा देगा, जब कोई परेशान है, कोई व्यथित है किसी मामले से। अब बताइए ये चीज समझ में आई कि नहीं आया, क्लियर हो गया। कोनो आपत्ति विपत्ति दुविधा संकट, पनिशमेंट दोनों में शायद 7 साल है 10 साल है, वो चेक कर लें दोनों में। अब एक बार 81 और 82 पढ़, चलो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ ये है जहां पर यूसीसी लागू हुआ है, वहां उत्तराखंड में लागू है तो यहाँ पे हक, वो अब की मूवी थोड़ी ही है, सायरा बानो वाला केस है वो। मेंटेनेंस की, मुस्लिम में मेंटेनेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहला सायरा बानो था, फिर लतीफी था, फिर उसके बाद चांद वाला केस था, फिर हशीम वाला केस था, बहुत सारे केस हैं, वो तो मेंटेनेंस की बात है। और दूसरी बात, मुस्लिम में 4 शादी वैलिड है, 4 वैलिड है ना। अब बताओ 5वीं शादी कैसी होगी, बार बार पूछता है उत्तराखंड, पीछे जे भी आएगा जब आएगा, मुस्लिम लोग हैं यहाँ पर, 5वीं शादी कैसी होगी, वॉइड एबल। ओके आप बताओ, इरेगुलर। सपोज मैं मुस्लिम हूँ, मेरा नाम है अब्दुल रहमान, ठीक है, मैंने 5वीं शादी कर ली, सबको पता लगा भाई 4 ही तो कर सकते, 5 तो नहीं करी, गलत है, लोग आगे हंगामा करने के लिए तुमने 4 शादी की, मैंने पहले वाले बुलाई इधर, तलाक 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 जा सुहा, कितनी बची, बस सेम वैलिड हो गया। इसे बोलते हैं इरेगुलरिटी, इरेगुलर मैरिज। क्या बंद किया, ट्रिपल तलाक बंद नहीं किया भाई, तलाक भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है, और उनमें ट्रिपल तलाक वाले भी 2 मामले हैं, एक तलाक हसन, तलाक हसन। तलाक हसन में क्या था, आपने क्या किया, तलाक दिया कि आज मैं आपको 1 तलाक देता हूँ, फिर 1 महीने बाद एक, तो हर पीरियड में, अगली बार फिर 1 महीने बाद एक, 3 महीने में होता है। और तलाकुल बिद्दत ये था जिसकी आप बात करें, जो बंद किया है, उसमें क्या था, बुलाया तलाक 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 सुहा, वो बंद किया है। और मैं एग्जाम्पल में ऐसे थोड़ी दिया, एग्जाम्पल दिया आपको, अब वो वाला बंद किया जो एक साथ देते हैं, समझ आया। चलिए 81 की बात करते हैं, कहते हैं प्रत्येक पुरुष जो महिला जो कि विधिपूर्ण उससे विवाहित न हो, 82 था ना, 81 तो हो गया था, समझ आ गया था। 82 कह रहे हैं जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी भी दशा में विवाह करेगा जिससे ऐसा विवाह, अच्छा पहली बात तो ये दूसरा विवाह हो ना, ये हमेशा वॉइड होगा, ये शादी वैलिड मानी नहीं जाएगी। कौन से वाली, दूसरे वाली शादी, जब पहला पति है ना, पहली पत्नी है, दूसरी शादी 0 होगी, शून्य। चलिए शून्य है कि यह पति पत्नी जीवन काल में हुआ है, वह दोनों में से किसी बाधिक कार्यवाही जिसकी अवधि 7 वर्ष की होगी। समझ में आ गया, आगे पढ़ते हैं। जो कोई उपधारा 1 के दिन किए गए अपराध अपने पूर्व विवाह की बात उस व्यक्ति से छिपाकर जिससे पश्चातवर्ती विवाह किया है, इसे दूसरी पत्नी को नहीं बताया था कि मेरी पहले से शादी है, तो यहाँ पर सब क्लोज 2 में पनिशेबल हो जाएगा। अच्छा इसकी एक्सेप्शन, पहले से शादीशुदा है, इसने नहीं बोला, सीधा क्या बोला है, पहले शादीशुदा है, दूसरी शादी करेगा तो पनिशमेंट मिलेगी। हमने कहा ठीक है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर पहले से कोर्ट ने उसे डाइवोर्स कर दिया, शादीशुदा तो है वो पहले, अगर उसने डाइवोर्स की डिग्री ले ली तो कोई सजा नहीं मिलेगी। उसकी पत्नी मर चुकी है या पति मर चुका है तब शादी करता है, कोई सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। या फिर अगर वो कम से कम 7 साल से गायब है तो नहीं, हम फिर आप डीएम के पास जाओ, एसडीएम के पास जाओ और एक सर्टिफिकेट बनवा लो कि मेरा पति मर चुका है भाई, उसको कोर्ट मरा हुआ मान लेगा। और ये बात हम पढ़ने वाले हैं कहाँ पर, बीएसए में पढ़ेंगे, क्योंकि एविडेंस सारे वहाँ आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया,
कौन आपत्ति उपत्ति? और ये जो दूसरे वाली है ना, हाँ जी, जैसे ये दूसरी वाली, हाँ जी, बी वाली। हाँ तो ये जो ए वाली है उसने अगर पहले से बी से पढ़ी आर तो किसी को भी नहीं पता, और बाद में उसकी ए से होती है, तब भी यही चीज़ है। तो पहले वाली पत्नी हो जाएगी, दूसरी वाली हो जाएगी। जो शादी पहले होगी वो वैलिड होगी, बाद वाली वॉइड होगी। और अगर हम इसमें डीप में नहीं जाना चाह रहे, अभी डीप में जाएंगे तो किसी दिन फुर्सत में जब डिटेल मैच करेंगे ना कभी, तब समझे। क्योंकि यहाँ से कुछ कंडीशन ऐसी होती है, क्या अगर इस शादी में बच्चे पैदा होंगे उनकी स्थिति क्या होगी दूसरी वाली में? वो तो लेजिटिमेट, क्या उन्हें मेंटेनेंस मिलेगा? हाँ वो तो है। क्या ये महिला मेंटेनेंस लेगी? महिला भी ले सकती है। हाँ, वो क्या ऐसा अगर ये केस बच्चे, भी होता है, बहुत सारे डिप्लोमा पढ़िएगा। बहुत सारे केस हैं, क्या अगर इसका नाम उसमें आ गया इंश्योरेंस कंपनी में किसी में नॉमिनी के तौर पे, क्या ये नॉमिनी होगी? क्या ये नहीं होगी? क्या ये बच्चा गोद लेंगे तो इसे पूछेगा, इसे पूछेगा, दोनों को पूछेगा, किसे पूछेगा, कौन सी माँ होगी, कौन सी सौतेली माँ होगी? हमेशा पहली पत्नी माँ होगी, पहली पत्नी माँ होगी, बाकी सारी पत्नी सौतेली माँ। फोटो लेना है, ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 83 क्या कह रहे हैं? झूठी झूठी शादी का झूठे झूठे दिखावे किया, कुछ नहीं आता एग्जाम में, सिर्फ ये सेक्शन आता है यहाँ से, समझ आ गया। 84 क्या कह रहे हैं? देखो यहाँ पे दो सेक्शन है, एक तो यही है, एक इसके बाद आएगा। यहाँ पर आप किसी महिला को